25 वर्ष की उम्र में उनकी कुल संपत्ति 2 अरब थी। 26 में वह टाइम मैगजीन के कवर पर आए और 30 साल की उम्र में उन्हें एप्पल से बाहर निकाल दिया गया। ऐसा ही उतार चढ़ाव वाला जीवन था स्टीव जॉब्स का। वे ऐसे दृष्टा थे जिन्होंने न सिर्फ मोबाइल फोन और कंप्यूटर को बदला, बल्कि म्यूजिक और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र पर भी गहरा प्रभाव डाला। विश्व में ऐसे कम ही लोग होंगे जिन्हें अपनी ही कंपनी से निकाला गया हो। स्टीव को यह सदमा भी झेलना पड़ा, पर जिस तरह फीनिक्स पक्षी अपनी राख से उठ खड़ा होता है, ठीक वैसे ही स्टीव भी संकट से उबरने की कला में निपुण थे। वह न सिर्फ अपनी कंपनी में वापस आए, बल्कि उसे सफलता की बुलंदियों पर भी बैठा दिया। जब भी उनके आलोचकों ने उन्हें कम आंकने की गलती की, स्टीव ने उन्हें निराश किया। एप्पल के भूतपूर्व सीईओ जॉन स्कली ने एक बार कहा था, हाई टेक्नोलॉजी को उपभोक्ता उत्पाद की तरह डिजाइन करके नहीं बेचा जा सकता। हम सब जानते हैं कि जॉन स्कली कितना गलत थे। स्टीव जॉब्स का जन्म सैन फ्रांसिस्को शहर में सन 1955 में हुआ था। उनकी मां एक अविवाहित कॉलेज छात्रा थीं, इसलिए उन्होंने स्टीव को गोद देने का फैसला कर लिया, जिसके पश्चात कैलिफोर्निया के पॉल जॉब्स और क्लेरा जॉब्स ने उन्हें गोद ले लिया था। स्टीव जॉब्स 1960 और 1970 के दशक में प्रचलित काउंटर कल्चर से बहुत प्रभावित थे। उनके व्यक्तित्व और तौर तरीकों पर इसका प्रभाव साफ दिखता था। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने ओरेगॉन के रीड कॉलेज में दाखिला लिया, पर महज एक सेमेस्टर के बाद ही कॉलेज छोड़ दिया। इसका जिक्र उन्होंने 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिए गए अपने भाषण में किया था। पढ़ाई के दौरान मुझे लगा कि मेरे माता पिता की सारी कमाई मेरी पढ़ाई में ही खर्च हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने जीवन में क्या करूंगा। आखिरकार मैंने कॉलेज ड्रॉप करने का फैसला किया और सोचा कि कोई काम करूंगा। उस समय यह निर्णय शायद सही नहीं था, लेकिन आज जब मैं पीछे देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरा निर्णय बिल्कुल सही था। रेगुलर कॉलेज छोड़ने के बाद स्टीव ने कैलीग्राफी क्लासेस में दाखिला ले लिया। इसके पश्चात सन 1973 में उन्होंने अटारी कंपनी में एक तकनीशियन के तौर पर कार्य किया। सन 1974 में आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में जॉब्स करोली बाबा से मिलने भारत आए और लगभग 7 महीने भारत में रहने के बाद अमेरिका चले गए। अटारी में काम करते समय जॉब्स अपने हाई स्कूल मित्र स्टीव वॉजनियाक के करीब आए और दोनों का मेल जोल बढ़ने लगा। दरअसल दोनों ही कंप्यूटर, गेम और नए जमाने की टेक्नोलॉजी के दीवाने थे। वे दोनों होम ब्रू कंप्यूटर क्लब में भी साथ साथ जाते। स्टीव वॉजनियाक अक्सर ही स्टीव जॉब्स के नाइट शिफ्ट में उनके अटारी दफ्तर जाया करते और कई बार जॉब्स के काम में भी मदद करते। दरअसल अटारी के आर्केड गेम ब्रेकआउट को बनाने में वॉजनियाक का बड़ा योगदान था। सन 1976 में स्टीव वॉजनियाक ने एप्पल वन कंप्यूटर का निर्माण किया और जब इसे जॉब्स को दिखाया तो उन्होंने इसे बेचने का सुझाव दिया। सन 1976 में दोनों ने जॉब्स के गराज में अपने व्यवसाय का गठन किया, जिसका नाम उन्होंने एप्पल रखा। वे लगभग 200 एप्पल वन कंप्यूटर बेचने में सफल रहे। एप्पल वन की सफलता से उत्साहित होकर जॉब्स और वॉजनियाक एक दूसरा कंप्यूटर बनाने के बारे में सोचने लगे, पर उनके सामने निवेश की एक बड़ी समस्या थी और इस समस्या को दूर किया निवेशक माइक मार्कुला ने। इस निवेश के बदले मार्कुला को एप्पल में 1/3 हिस्सेदारी प्राप्त हुई। इसके बाद एप्पल ने अपना दूसरा कंप्यूटर एप्पल II बाजार में उतारा, जिसने जबरदस्त सफलता हासिल की। एप्पल II की सफलता के पर्यांत कुछ ही महीनों में स्टीव जॉब्स सिलिकॉन वैली के स्टार बन गए। सन 1979 तक एप्पल सिलिकॉन वैली में अपना नाम स्थापित कर चुका था और अब हर कोई इस टेक कंपनी में अपना हिस्सा चाहता था। स्टीव जॉब्स ने जेरॉक्स के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत एप्पल ने जेरॉक्स को $1 मिलियन में अपने 1 लाख शेयर्स दिए और जेरॉक्स ने अपना बहुप्रसिद्ध रिसर्च सेंटर पार्क एप्पल के चुनिंदा अधिकारियों के लिए 3 दिनों के लिए खोल दिया। जब स्टीव ने जेरॉक्स का पर्सनल कंप्यूटर जेरॉक्स आल्टो देखा तो उनके होश उड़ गए।
इस कंप्यूटर का यूजर इंटरफेस और माउस सचमुच क्रांतिकारी थे। इसको देखने के बाद जॉब्स समझ गए कि पर्सनल कंप्यूटर का भविष्य कुछ ऐसा ही होने वाला था। उन्हें अब यह बात समझ में आ गई थी कि एप्पल के आने वाले प्रोडक्ट्स में विंडोज और माउस जैसे फीचर्स होने ही चाहिए। एक तरफ जॉब्स एप्पल के भविष्य और आने वाले प्रोडक्ट्स को लेकर उत्साहित थे, तो दूसरी तरफ उनके सामने एक नई चुनौती आने वाली थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की बागडोर किसी अनुभवी और पेशेवर एग्जीक्यूटिव के हाथ में सौंपना चाहते थे, जो एप्पल के बढ़ते कारोबार को उचित ढंग से संभाल सके। इस पद के लिए कई उम्मीदवारों से बातचीत करने के बाद जॉब्स ने पेप्सी के सीईओ जॉन स्कली को शॉर्टलिस्ट किया। उन्होंने स्कली से पूछा था, क्या आप सारी उम्र ये मीठा पानी ही बेचते रहेंगे या मेरे साथ आकर दुनिया बदलेंगे? एप्पल 2 की अपार सफलता के बाद एप्पल 3 बाजार में आया, पर कुछ मूलभूत कमियों और ज्यादा कीमत के कारण सफल नहीं हो पाया। इस दौरान आईबीएम के पर्सनल कंप्यूटर आईबीएम पीसी ने एप्पल की मुश्किलें और बढ़ा दी। एप्पल ने इसका जवाब एक आक्रामक मार्केटिंग कैंपेन से देने की कोशिश की, बकौल स्टीव वॉजनियाक। इस दौरान एप्पल ने अपने मार्केटिंग कैंपेन में लगभग $100 मिलियन खर्च किए, पर उन्होंने एप्पल 2 में सुधार लाकर इसे आईबीएम पीसी के सामने खड़ा करने का प्रयत्न नहीं किया। एप्पल के लिए यह संकट का समय था। उन्हें एक हिट प्रोडक्ट की आवश्यकता थी। उस समय एप्पल में लीजा नाम का एक बिजनेस कंप्यूटर विकसित हो रहा था। स्टीव को लगा कि लीजा वह प्रोडक्ट बन सकता था जिसकी तलाश एप्पल को थी, पर एप्पल बोर्ड ने स्टीव को यह प्रोजेक्ट देने से मना कर दिया। लीजा से निकाले जाने के बाद स्टीव ने मैकिन्टॉश प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। लगभग 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद स्टीव ने इस कंप्यूटर को धमाकेदार अंदाज में प्रस्तुत किया। इसका विज्ञापन गजब का था, बिल्कुल मंत्रमुग्ध करने वाला। जॉन स्कली के अनुसार इस विज्ञापन ने एप्पल को लगभग $45 मिलियन की मुफ्त पब्लिसिटी दी। दरअसल यह विज्ञापन अनोखा था, इसलिए चैनल्स ने इसे बार बार दिखाया। लोगों ने ऐसा विज्ञापन पहले कभी नहीं देखा था। दुर्भाग्यवश मैकिन्टॉश के लॉन्च और इसके विज्ञापन में दिखी धूम इसकी बिक्री में तब्दील नहीं हो पाई। यह स्टीव जॉब्स के लिए बुरी खबर थी। मैकिन्टॉश की असफलता के बाद जॉब्स और एप्पल सीईओ जॉन स्कली के मध्य शक्ति संघर्ष प्रारंभ हो गया। जॉब्स अब स्कली को बाहर करने पर उतारू थे, पर एप्पल बोर्ड ने स्कली का साथ दिया। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स को अब अपनी ही कंपनी से जाना पड़ा। कभी भी हार नहीं मानने वाले स्टीव जॉब्स ने अब कुछ खास लोगों को लेकर एक नई कंपनी बनाई, जिसका नाम था नेक्स्ट कंप्यूटर। नेक्स्ट ने अपना पहला कंप्यूटर सन 1990 में बाजार में उतारा, पर महंगा होने के कारण इसे बाजार में स्वीकार नहीं किया गया। जॉब्स के लिए यह कठिन दौर था। उनके कंप्यूटर्स बिक नहीं रहे थे, पर इन कंप्यूटर्स में चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम गजब का था। अब जॉब्स ने कंपनी का ध्यान ऑपरेटिंग सिस्टम की ओर लगाया, पर नेक्स्ट कभी भी एक सफल कंपनी नहीं बन सकी। एप्पल छोड़ने के कुछ समय बाद ही स्टीव जॉब्स ने एक एनिमेशन कंपनी को खरीदा, जो बाद में पिक्सार नाम से जानी गई। यह कंपनी कंप्यूटर द्वारा विकसित एनिमेशन फिल्म्स बनाने में कार्यरत थी। उन्होंने बाद में विख्यात फिल्म निर्माता डिज्नी के साथ कुछ फिल्म्स बनाने का करार किया। इनकी पहली एनिमेशन फिल्म टॉय स्टोरी ने धूम मचा दिया। सन 1995 में प्रदर्शित यह फिल्म यूएस की सबसे सफल फिल्म रही। इस अपार सफलता के बाद पिक्सार ने अपना पब्लिक इश्यू जारी किया, जिसके बाद स्टीव जॉब्स अरबपति बन गए। स्टीव जॉब्स को एप्पल छोड़े लगभग 10 साल हो गए थे, पर कंपनी की हालत ठीक नहीं चल रही थी। जॉब्स के जाने के बाद मानो कंपनी की आत्मा ही चली गई थी। एप्पल के प्रोडक्ट्स पुराने और फीके पड़ गए थे। माइक्रोसॉफ्ट के उदय और उसकी जबरदस्त सफलता ने भी एप्पल को हाशिए पर ला खड़ा किया था। एप्पल को एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की तलाश थी जो माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर दे सके, और ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टीव जॉब्स की कंपनी नेक्स्ट कंप्यूटर के पास था। सन 1997 में एक ऐसी घटना घटी
जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। एप्पल ने नेक्स्ट कंप्यूटर को $400 मिलियन में खरीद लिया। स्टीव जॉब्स एप्पल में वापस आ गए। उनका एप्पल में वापस आना और उसे दुनिया की सबसे मूल्यवान टेक्नोलॉजी कंपनी बनाना कॉर्पोरेट अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा अचंभित करने वाली घटनाओं में से एक है। लगभग 12 साल एप्पल से बाहर रहने के बाद स्टीव जॉब्स बहुत परिपक्व हो गए थे। वे अब एक ऐसे परफेक्शनिस्ट थे जो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना चाहते थे जो सुंदर होने के साथ साथ बाजार में धूम भी मचा सकें। वापस आने के बाद स्टीव जॉब्स ने एप्पल में कई बदलाव किए। कंपनी के प्रोडक्ट्स घटाने के साथ साथ उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी माइक्रोसॉफ्ट को उनके ऑफिस सॉफ्टवेयर का मैक वर्जन बनाने के लिए कहा। इतना ही नहीं, जॉब्स ने बिल गेट्स को एप्पल में लगभग $150 मिलियन का निवेश करने के लिए भी राजी कर लिया। स्टीव जॉब्स एप्पल में वापस आ गए थे और वापस आ गया था मार्केटिंग का उनका खास अंदाज। उनका थिंक डिफरेंट कैंपेन एप्पल के पुनर्जन्म का द्योतक था। स्टीव जॉब्स की वापसी से एप्पल को एक नई दिशा जरूर मिल गई थी, पर कंपनी अभी भी मुश्किलों से पूर्णतः बाहर नहीं हुई थी। उन्हें एक हिट प्रोडक्ट की जरूरत थी और यह सफलता उन्हें iMac के रूप में मिली। iMac की अभूतपूर्व सफलता ने एप्पल के अंदर एक नया विश्वास पैदा किया। इस सफलता ने न सिर्फ एप्पल को स्थिरता प्रदान की, बल्कि उन्हें अपने फ्यूचर प्रोडक्ट्स की प्लानिंग का भी समय दिया। अब जॉब्स ने कुछ ऐसा किया जिससे एप्पल की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह पर्सनल कंप्यूटर से संबंधित नहीं था। अक्टूबर 2001 में जॉब्स ने एक ऐसी वस्तु का अनावरण किया जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। यह था आईपॉड। स्टीव जॉब्स का यह मास्टर स्ट्रोक एप्पल के लिए मील का पत्थर साबित हुआ और आईपॉड ने एप्पल की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। सन 2003 में एप्पल सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था, पर कंपनी के सीईओ स्टीव जॉब्स का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। जॉब्स के डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें पैनक्रियाटिक कैंसर था। इसका खुलासा जॉब्स ने सन 2004 के मध्य में एक एम्प्लॉय ईमेल के माध्यम से किया था। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी सर्जरी सफल रही है और अब वे पूर्ण रूप से ठीक होने की ओर अग्रसर हैं। आईपॉड की जबरदस्त सफलता के बाद एप्पल अपने कई सारे प्रोडक्ट्स का नया और रिफ्रेश्ड वर्जन लेकर आया। अब कंपनी बहुत मजबूत स्थिति में थी, पर स्टीव जॉब्स के लिए एक बुरी खबर थी। सन 2006 में उनके डॉक्टर्स ने बताया कि उनका कैंसर वापस आ गया था। बिगड़ते स्वास्थ्य और कंपनी की नई सफलताओं के बीच जॉब्स एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आने वाले थे जिसका इंतजार एप्पल के प्रशंसक बड़ी बेसब्री से कर रहे थे। आईफोन। यह एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसने स्मार्टफोन्स की दिशा निर्धारित करने के साथ साथ एप्पल को सफलता की नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। जॉब्स अब एप्पल के इवेंट्स में कभी कभी ही दिखते थे। वे बहुत कमजोर हो गए थे। आईपॉड और आईफोन के बाद स्टीव जॉब्स ने सन 2010 में आईपैड को बाजार में उतारा। देखते देखते इस डिवाइस ने भी सफलता के झंडे गाड़ दिए, पर इसकी सफलता फीकी पड़ गई क्योंकि जॉब्स की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। जनवरी 2011 में उन्होंने अपनी तीसरी और अंतिम मेडिकल लीव ली। अंततः जॉब्स के समक्ष एक ऐसा दुश्मन खड़ा था जिसे वे हरा नहीं पाए। 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके प्रशंसकों के लिए यह एक गहरे सदमे की तरह था, पर स्टीव जॉब्स ने खुद ही कहा था, कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन मौत एक सच्चाई है जिसका सामना सभी को एक दिन करना है। जॉब्स ने टेक्नोलॉजी और कला के समागम से जो एक से बढ़कर एक बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाए, वे सब इंडस्ट्री के लिए बेंचमार्क बन गए। स्टीव जॉब्स हमेशा ही एक स्वप्न दृष्टा थे। स्टैनफोर्ड के दीक्षांत भाषण में उन्होंने कहा था, दूसरों की बात सुनने की बजाय अपने अंदर की आवाज सुनो, उसे मानो और आगे बढ़ो। मुझे लगता है कि यदि मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो मैं ये सब नहीं कर पाता। कभी कभी जीवन में
ऐसे पल भी आते हैं, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। आप अपनी मंजिल पर नजर रखें और आगे बढ़ते रहें। जीवन में कोई न कोई उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। इसके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। इसी तरह के और इंस्पायरिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।